हेलो एवरीवन, वेलकम टू HK एजुकेशन। दिस इज योर ज़ूलॉजी लेक्चर। और बच्चों, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे हम TS LS ऑफ टेस्टिस के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इरेक्शन इन पीनस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स डिस्कस। तो पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे इरेक्शन इन पीनस, कि मेल पीनस में किस तरीके से इरेक्शन होता है। तो उसको जानने के लिए पहले हम देखते हैं मेल पीनस का TS। ये क्या है? ये है TS ऑफ मेल पीनस। TS ऑफ मेल पीनस। तो TS ऑफ मेल पीनस में होता क्या है? एक्चुअली मेल पीनस में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। दो टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू पेयर में होता है, एक टिश्यू सिंगल होता है। जो टिश्यू पेयर्स में होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। तो ये आपको ये टिश्यू दिख रहा होगा, दिस इज कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम, एंड दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये दो इरेक्टाइल टिश्यू है जो मेल पीनस में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम जो प्रेजेंट होता है वो डोर्सल लेयर पे होता है, मतलब पीनस के अपर सरफेस पे होता है, जबकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहां होता है? पीनस के वेंट्रल सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे। तो ये आपका जो कॉर्पस कैवर्नोसम होगा वो डोर्सल पोजीशन पे होगा। कहां पे होगा? डोर्सल पोजीशन। जबकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहां होता है? वेंट्रल पोजीशन पे, वेंट्रल पोजीशन पे। और ये दोनों कैसे होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मेल पीनस में इरेक्शन कैसे होता है। एक्चुअली मेल पीनस में जो इरेक्शन होता है वो रिलैक्सिंग स्टेज में होता है। कहने का मतलब है वो कब होता है? पैरासिम्पैथेटिक स्टेज में, जब रिलैक्सिंग स्टेज रहती है। तो उस टाइम होता क्या है? उस टाइम एक्चुअली होता है जो मेल पीनस के लोकल टिश्यू हैं, जो लोकल टिश्यू है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज होता है, उस नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होगा? वो नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज करेगा उससे आपका ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा। अब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा तो ब्लड वेसल में क्या होगा? ब्लड रश करेगा, ब्लड रश करेगा। अब ब्लड के रश करने से क्या होगा? तभी आपके मेल पीनस में इरेक्शन हो जाता है। तो इरेक्शन के पीछे रीजन क्या था? कि लोकल टिश्यू ने नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया तो ब्लड वेसल डायलेट हो गया, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ गया, और ब्लड फ्लो की वजह से क्या हुआ? ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, दोनों क्या इरेक्टाइल टिश्यू है, तो इन्होंने क्या करा? इरेक्शन शो करा। तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है ये आपका वन पेयर में होता है। कैसा होता है? वन पेयर। जबकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कैसा होता है? ये सिंगल होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज सिंगल एंड कॉर्पस कैवर्नोसम इज प्रेजेंट इन अ पेयर्स। अब कॉर्पस कैवर्नोसम पेयर में कैसा? डोर्सल सरफेस पे है, जबकि स्पॉन्जियोसम वेंट्रल सरफेस पे होता है। तो अब इसमें होता क्या है? आप अगर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को देखें, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में होता क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा फोर ग्लैंड्स, पीनस का फोर ग्लैंड जो फोर स्किन से कवर होता है, जो फोर ग्लैंड्स पीनस होता है, जिसको हम ग्लैंड्स पीनस कहते हैं, जो ग्लैंड्स पीनस होता है वो भी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही बना होता है। जो फोर स्किन से कवर होता है वो भी किससे बना होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। तो ये थे दोनों इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में। और इरेक्शन कैसे होता है इसका हम एक बार समरी पढ़ ले, कि जो भी पीनस में लोकल टिश्यू होता है, लोकल टिश्यू रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, लोकल टिश्यू नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज की वजह से क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल वो क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के डायलेट होने से क्या होगा? इस ब्लड वेसल के डायलेट होने से ब्लड रश करेगा या फ्लो करेगा। अब ये ब्लड वेसल में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है, रश कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? इरेक्शन इन पीनस। तो ये है आपका मैकेनिज्म इरेक्शन इन पीनस का। अगर हम एक बार डायग्राम ध्यान से देखें तो ये दोनों टिश्यू थे, ये एक और टिश्यू था, मतलब दो टिश्यू है, एक पेयर में होता है और एक सिंगल होता है। जो ऊपर आपको ये दिख रहे हैं, जो डोर्सल सरफेस होता है, वहीं पे क्या होता है? आपके वेन्स और आर्टरीज होते हैं। क्या होते हैं? वेन्स एंड आर्टरीज ऊपर के साइड होता है डोर्सल सरफेस पे। तो ये था मेल पीनस में इरेक्शन के बारे में। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, की स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? Spermatogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हम बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे। कई बार आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कहीं पूछा जाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है,
कहीं पूछा जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो ये सारे अलग अलग टर्म है। तो पहले हम टर्म्स को समझते हैं कि वो होता क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनेगा उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक और टर्म आता है इसी से सिमिलर सा, वो आता है स्पर्मियोजेनेसिस, या उससे पहले भी आता है क्या, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो अब हम देखते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्माटिड तक की स्टेज बन रही है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। व्हेन स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू स्पर्माटिड्स, जब स्पर्मेटोगोनिया स्पर्माटिड्स में चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कहने का मतलब है साइटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। और तीसरा टर्म आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस व्हेन स्पर्माटिड इज चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ। इसमें क्या होता है, आपका स्पर्माटिड्स किसमें चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में। ये तीन बेसिक टर्म्स है जो हम इसमें डिटेल में आगे अभी डायग्राम बेसिस पे पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं कितने, 2 स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम बात करें पहली स्टेज, तो पहली स्टेज होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि अभी बताया मैंने, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है व्हेन स्पर्मेटोगोनिया इज चेंज इनटू स्पर्माटिड। जब स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज हो रहा है, स्पर्माटिड में, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। ये होता है फर्स्ट स्टेज के बारे में। अगर हम बोले सेकेंड स्टेज क्या आती है, सेकेंड स्टेज को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में होता है जब आपका स्पर्माटिड किसमें चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ में, इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है ये लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, इसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। कि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है, स्पर्माटिड को स्पर्मेटोजोआ में चेंज होने में। इस स्टेप में होता क्या है, इस स्टेप में एक्चुअली होता है आपका जो स्पर्म है वो फ्लैजिलेटेड स्पर्म फॉर्म होता है, किससे, स्पर्माटिड से। तो कहने का मतलब है इस स्टेज में स्पर्माटिड ऐसा है और वो किसमें चेंज हो जाएगा, इस टाइप के स्पर्म में चेंज हो जाएगा वो। तो इसमें होता है क्या, इसमें मॉर्फोजेनेसिस होता है। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें, मेटामॉर्फोसिस। इसमें ये होता है मेटामॉर्फोसिस होता है कि स्पर्माटिड आपका किसमें चेंज हो गया है, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो गया है। अब हम आगे बात करें तो ये हमने 2 स्टेजेस पढ़ लिया है। अगर हम आगे बात करें, हमने 2 स्टेजेस पढ़ लिया, ये 2 स्टेज होते हैं। लेकिन ये स्टेजेस जो है अब डिटेल में डायग्राम बेस पे पढ़ेंगे ये होता कब है। एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज में। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले हम जानते हैं प्यूबर्टी स्टेज से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल बॉयज में, मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, क्या होता है, प्रिमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल एम्ब्रियो में क्या होता है, प्रिमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रिमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यही प्रिमोडियल जर्म सेल आगे चल के क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये प्रिमोडियल जर्म सेल क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया कहां से बना, प्रिमोडियल जर्म सेल से बना है। अब स्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया को अब आगे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड करना है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया आपका बनता है वो प्रिमोडियल जर्म सेल से बनता है। और इसकी प्लोइडी की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, 2n, मतलब डिप्लॉइड स्टेज में होता है। आपका स्पर्मेटोगोनिया किसमें होता है, डिप्लॉइड स्टेज में होता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम बात करें डायग्रामेटिक वे में देखें तो ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से क्या कर रहा है, माइटोसिस से डिवीजन शो कर रहा है। स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा है, माइटोसिस से क्या कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है।
तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। इस तरीके से माइटोसिस शो करते करते स्पर्मेटोगोनिया आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया आपका चेंज किसमें होगा, अब ये स्पर्मेटोगोनिया आपका चेंज होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें चेंज होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गया क्या आपका स्पर्मेटोगोनिया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता क्या एक्चुअली जब प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बन रहा था तो स्पर्मेटोगोनिया का साइज बहुत छोटा था, लेकिन जब बॉयज प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, कहने का मतलब है 11 से 12 साल की एज में आ जाते हैं बॉयज, तो उसमें क्या होता है, उनके हार्मोन सीक्रेट होते हैं। किस तरीके से देखते हैं, आपका हाइपोथैलेमस सीक्रेट क्या करेगा, जीएनआरएच। अब ये जीएनआरएच क्या करेगा, ये जीएनआरएच क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या सिंथेसिस करेगा, आपका एंड्रोजन या हम बोले टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगा ये। अब क्योंकि प्यूबर्टी एज में ये फंक्शन हो रहा है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हो रहा है, मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया एलएच हार्मोन, एलएच ने किया एंड्रोजन को। अब एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आपका एंड्रोजन का टाइप है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है यहाँ पे, कहने का मतलब है टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो आपका स्पर्मेटोगोनिया था उसे क्या करेगा, डेवलपमेंट करवाएगा। क्या करवाएगा, डेवलप करवाएगा। तो ये क्या हो रहा है, तो आपका स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा होगा साइज में छोटा है, उससे बड़ा कौन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे टेस्टोस्टेरोन ने काम किया है, उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इसीलिए जो पहला स्टेज दिख रहा है आपको, ये जो फर्स्ट स्टेज दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया का, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। माइटोसिस के जरिए बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या है आपका, ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब साइज बढ़ रहा है उसका, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो यहां तक हो गया ग्रोथ फेज। अब क्या होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है आपका, ये भी डेप्लॉइड होगा, ये भी क्या होगा, 2n होगा, ये भी डेप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया भी क्या है, डेप्लॉइड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस है मतलब रिडक्शन डिवीजन है, क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन मतलब अब तक इसके पास कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे, अब वो 23 में बढ़ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ यहाँ पे। तो अब आपके पास जो आएगा वो ये स्टेज आएगी। इस स्टेज में क्या है, आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो क्या हो गया है, मियोसिस 1 में चला गया है और रिडक्शन डिवीजन हो गया है, और किस में बढ़ गया है वो, हैप्लॉइड स्टेज में। मतलब ये कैसी स्टेज होगी, एन डिनोट करेंगे, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन है। वहां क्रोमोसोम क्या थे, 46 थे, मियोसिस 1 हुआ, रिडक्शन डिवीजन मतलब कम हो गया क्रोमोसोम, कितने हो गए, 23 से बढ़ गए ये, ठीक है। ये क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होता है, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वहां पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड में मतलब जो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है ना, उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल डिवीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 23 से वापस 23 ही बनेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटोरियल डिवीजन होगा। यहाँ पे इक्वेटोरियल डिवीजन से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अब जो आएगा वो ये आएगा, ये आया। ये क्या है आपका, यही आपका स्पर्मेटिड्स है। क्या है ये स्पर्मेटिड्स है। और ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये भी क्या आपका स्पर्मेटिड्स है, जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो एक बार अगर हम समराइज करें इसको, तो हमें दिखा क्या कि भाई प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बना। क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बना। कब, प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्रेजेंट है, उससे क्या डेवलप हुआ, स्पर्मेटोगोनिया। अब बच्चा प्यूबर्टी एज में आ गया है, तो उसने क्या करा, वो हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच रिलीज करा, एलएच ने क्या करा, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस किया, और उसने क्या करा, स्टिमुलेट किया किसको, स्पर्मेटोगोनिया को। उसका क्या हो गया, साइज बढ़ गया उसका। जब साइज बढ़ा तो साइज बढ़ने से क्या बन गया, वो
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉइड होता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट शो होगा। मियोसिस फर्स्ट मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा। उसका रिडक्शन करने से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर जब हाफ होगा उससे क्या होगा, आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, इसलिए क्या होगा, वो रिडक्शन डिवीजन हो गया है। क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो गया, तो ये आया आपका। उसके बाद इक्वेटोरियल डिवीजन आपका यहाँ पे होगा, इस जगह पे इक्वेटोरियल डिवीजन होगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल डिवीजन होगा। इक्वेटोरियल डिवीजन मतलब मियोसिस सेकंड हो रहा है, उससे क्या बनेगा आपका, स्पर्मेटिड्स बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। अब यही स्पर्मेटिड्स आपके किसमें चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में। तो अगर बात करूं तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। कहने का मतलब है ये जो स्पर्म्स बन रहे थे, स्पर्मेटोजोआ बन रहे थे, कहां से बन रहे थे, वो कहां से बन रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसे कहते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं जब स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड तक। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक की स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। उसके बाद जब स्पर्मेटिड स्पर्म्स में चेंज हो रहा है, स्पर्मेटिड जब स्पर्म्स में चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यही तीन टर्म आपको मैंने इनिशियल स्टेज में बताया था कि कौन सा क्या क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो आप लोगों को पता ही है। अगर मैं बात करूं अब स्पर्मेटिड्स की, तो स्पर्मेटिड्स जो था, मान लो आपका स्पर्मेटिड इस तरीके से आया था, ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स आए थे हमारे पास। तो स्पर्मेटिड्स आया था, वो क्या था, स्पर्मेटिड, हैप्लोइड नंबर था, हैप्लोइड नंबर था आपका स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड्स किसमें चेंज हो जाता है, जब आपका स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटिड था, ये किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये होता कैसे है, एक्चुअली ये होता कैसे है, अगर हम बात करें स्पर्मेटिड की, तो हमारे स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, हमारे स्पर्मेटिड्स में न्यूक्लियस होगा, हमारे स्पर्मेटिड्स में न्यूक्लियस होगा, हमारे स्पर्मेटिड्स में यहाँ पे गोल्जी बॉडी होगी, गोल्जी बॉडी होगी, यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, यहाँ आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स भी दिखेंगे। तो क्या होता है, जब आपका स्पर्मेटिड के पास साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है स्पर्मेटिड्स के पास, तो ये स्पर्मेटिड्स क्या होता है, चेंज होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। तो ये जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी क्या शो बना देती है, ये गोल्जी बॉडी आपका बना देती है एक्रोसोम। ये गोल्जी बॉडी किसमें जाएगी, ये गोल्जी बॉडी बनाएगी स्पर्म का एक्रोसोम, ठीक है। स्पर्म का एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से। उसके बाद आपको न्यूक्लियस दिख रहा है इसमें कि इरा न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से अरेंज हो जाता है इसके मिडिल पीस में। तो अब हम स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। तो भाई स्पर्मेटिड था, चेंज हो गया स्पर्मेटोजोआ में, चेंज हो गया स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हुआ, इसी फेज को बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज। और इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। देख रहे हो ये कैसा स्टेज दिख रहा है और कैसे से कैसा बन रहा है, तो इसके मॉर्फोलॉजी में चेंज हो गया पूरा। अब हम देखते हैं स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो हमें दिखता है हेड, मिडिल पीस, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हमें ये 4 चीज दिखती है कि हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। अगर मैं बोलूं हेड रीजन में, हेड रीजन में क्या क्या होता है, अगर स्पर्म का हेड हम कंसीडर करें तो स्पर्म के हेड में हमें 2 चीजें दिखती है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम और न्यूक्लियस, जो ये आपका एक्रोसोम है, ये क्या करता है, एक्रोसोम के पास स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, मतलब एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जब ये फीमेल एग को पेनिट्रेट कर रहा होगा तो उस टाइम रिलीज करता है कि फीमेल एग को रप्चर कर पाए। एक्रोसोम में क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, स्पर्म लाइसिन्स, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस दिखता है हमें। तो हेड के पास क्या है, एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद आपको यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल रहते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा क्या होता है, डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, दूसरा क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो तो न्यूक्लियस से अटैच होता है, जबकि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो किसमें चेंज होता है, एक्सिलरी फिलामेंट। ये दिख रहा है आपको बीच में ब्लैक ब्लैक का, ये क्या है, यही एक्सिलरी फिलामेंट है। क्या है ये, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट है जो टेल में चला जाता है, वो जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल था उससे क्या बना, टेल का एक्सियल फिलामेंट बना।
उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल पीस में। नेक के पास आपका सेंट्रियोल रहता है, दोनों नेक रीजन में ही आपका सेंट्रियोल रहता है। अब हम बात करते हैं मिडिल पीस में। मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस में आपके माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि स्पर्म क्या कर पाए, मूव कर पाए, रन कर पाए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी फॉर मूवमेंट, ताकि मूव कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं टेल। टेल लास्ट में जो फ्लैजिलेटेड होगा, जो मूव करवाएगा, हेल्प करेगा मूवमेंट में। तो ये था आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। और जो स्पर्म की कवरिंग होती है आउटर साइड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फॉर प्रोटेक्शन। तो ये है हेड, नेक और आपका मिडिल पीस और टेल। इतने पार्ट में आपका स्पर्म डिवाइडेड होता है, जिसमें एक्रोसोम क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, ताकि एग को पेनिट्रेट कर पाए, रप्चर कर पाए के लेयर को। उसके बाद आपके नेक रीजन में दो सेंट्रियल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है। प्रॉक्सिमल अटैच ही रहता है न्यूक्लियस से। प्रॉक्सिमल का काम क्या है, प्रॉक्सिमल का काम होगा जब एग को फर्टिलाइज करेगा, वहां पे काम होगा। जबकि नेक वाले रीजन में जो दूसरा होता है डिस्टल में, वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट को। एक्सियल फिलामेंट को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि स्पर्म मूव कर पाए। उसके बाद क्या होता है, टेल होता है एंड पीस। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा टेल, इसे हम बोलते हैं एंड पीस। दिस इज योर एंड पीस। थैंक यू वेरी मच।